सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है क्षेत्रवाद व भाषावाद। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में भारतीय शासन एवं राजनीति पुस्तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी सवाल जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनसे पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में एक बड़ा क्वेश्चन जो उठ के आता है वो है क्षेत्रवाद के कारण बताइए, या क्षेत्रवाद के प्रमुख परिणाम क्या होते हैं वो बताइए, क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर सांप्रदायिक का अर्थ, सांप्रदायिकता के कारण और सांप्रदायिकता के परिणामों को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और लगभग हर वर्ष इसमें से या एक साल एक छोड़ के रिपीट होता रहता है। तो आइए चर्चा करते हैं क्षेत्रवाद व भाषावाद के बारे में। दरअसल भारत जो है वो एक बहुलवादी देश है, एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अनेक भाषा, अनेक जाति, अनेक धर्मों और अनेक नस्लों के लोग निवास करते हैं। भारत एक विशाल आकार वाला देश है, एक उपमहाद्वीप के समान इसका आकार है, जिसमें न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यानी हर कोस पे पानी बदल जाता है। पानी बदल जाता है इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पर पानी ज़्यादा गहराई पर है, कहीं ऊपर है, कहीं पर तालाब से सिंचाई होती है, कहीं पर कुएं पर सिंचाई होती है। इसके अलावा चार कोस पर बानी है, लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है। लैंग्वेज भी क्या होती रहती है? चेंज होती है एरिया के हिसाब से। तो जब किसी क्षेत्र विशेष, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग अपने क्षेत्र के लिए विशिष्ट राजनीतिक सुविधाएं मांगे, अपने क्षेत्र के लिए आर्थिक सुविधाओं की मांग करें या अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना प्रयास करें, तो इस संकल्पना को क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद दरअसल किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों से जुड़ा हुआ होता है। भारत जैसे समाज के अंदर नई नई आकांक्षाएं, नई नई उम्मीदें उत्पन्न होती रहती हैं और इनकी पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद का सहारा लिया जाता है। दरअसल भारत के अंदर विविधता में एकता बनाए रखने के लिए संघवादी शासन प्रणाली को अपनाया गया था, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया था, ताकि देश के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसमें भी यूनिटी बनी रहे। क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है कि क्षेत्र विशेष के लोग जो हैं, जिनकी एक सामूहिक पहचान हो, जिनमें एक सामूहिक चेतना निहित हो और जिनके भौगोलिक हित भी समान हो। क्षेत्रवाद की धारणा दरअसल सांस्कृतिक, नरजातीय या भौगोलिक कम और राजनीतिक ज़्यादा है। किसी क्षेत्रीय पहचान का जो निर्माण है उसके अंदर समान भाषा, संस्कृति या राजनीतिक चेतना जो समान होना आवश्यक नहीं है, बल्कि आर्थिक तत्व जो है उसके पीछे भी इसके कारण होते हैं। पॉल और ब्राउस का मानना था कि भारत में जो बहुलवाद है वो क्षेत्रवाद और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उसमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की संस्कृति समान हो, नरजातीय या नस्लीय दृष्टि से वो समान हो, तो इसके पीछे क्षेत्रवाद का जो मूल कारण होता है वो राजनीतिक होता है। दरअसल राजनीतिक किस लिए होता है कि संसाधन सीमित हैं, प्रत्येक क्षेत्र के लोग जो हैं आर्थिक विकास चाहते हैं, संसाधनों में ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। वो क्षेत्र विशेष की मांगों की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एकताबद्ध हो जाते हैं और ये मानते हैं कि क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर उन्हीं का हिस्सा है या उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का जो असमान वितरण है वो भी क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारण है। भाषाई कारण भी होते हैं कि कई लगता है कि भाई क्षेत्र विशेष के लोगों को ये लगता है कि उनकी भाषा जो है उसको महत्व नहीं दिया जा रहा। नरजातीय कारण भी होते हैं, सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। क्षेत्रवाद का एक रूप रहा है भूमिपुत्र आंदोलन। दरअसल ये महाराष्ट्र से आया था। भूमिपुत्र आंदोलन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो क्षेत्र विशेष के जो संसाधन हैं उस संसाधनों पर उस क्षेत्र विशेष के लोगों का ही हक होना चाहिए बजाय बाहरी क्षेत्रों के। जैसे मुंबई के अंदर चलाया था, मुंबई कर का नारा दिया गया था, मुंबई मुंबई वालों के लिए, मराठियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए। यानी महाराष्ट्र जो है लोग मुंबई के अंदर रोजी रोटी के लिए जाते हैं। बहुत सारे इलाकों से, देश भर से लोग मुंबई जाते हैं ताकि वहाँ रोजगार प्राप्त कर सकें, रोजी रोटी कमा सकें। तो वहाँ पर जो बाल ठाकरे जो थे, बाल ठाकरे ने उस समय नारा दिया था मुंबई मुंबई वालों के लिए, गैर मुंबईयों को बाहर निकालो, गैर मराठियों को यहाँ से बाहर निकालो, महाराष्ट्र मराठियों के लिए। तो ये एक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का एक प्रोपोगेंडा था। बात ये थी कि भूमिपुत्र की अवधारणा थी कि हमारी ज़मीन पर, हमारे संसाधनों पर हमारा पहला हक है बजाय अन्य क्षेत्र के वासियों के। क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में भी अंतर है। पृथकतावाद का मतलब होता है राष्ट्र या देश से अलग होने की प्रवृत्ति। क्षेत्रवाद का मतलब है कि क्षेत्र विशेष के हितों को अन्य क्षेत्रों के हितों की बजाय अधिक प्राथमिकता देना।
जो पृथकवाद की प्रवृत्ति होती है, इसमें समुदाय विशेष के जो लोग होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था से पृथक या अलग होना चाहते हैं। जैसे नागालैंड है, नागालैंड के अंदर जो उग्रवादी गतिविधियां चली थी, उस उग्रवादी गतिविधियों के लिए पृथकवाद का उदाहरण दिया गया था। वो नागालैंड के लोग भारत राष्ट्र से अलग होना चाहते थे, राजनीतिक व्यवस्था से अलगाव होना चाहते थे, भारतीय लोकतंत्र से अलग होना चाहते थे। तो पृथकवाद का जो विचार है, इसको उपराष्ट्रवाद का विचार भी कहा जाता है कि एक ही राष्ट्र के अंदर दूसरा राष्ट्र विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। क्षेत्रवाद क्यों उत्पन्न होता है, यदि इसकी बात करें तो एक तो सबसे बड़ा जो कारण है क्षेत्रवाद का, वो है असमान आर्थिक विकास। कोई क्षेत्र विशेष विकसित हो जाता है, कोई क्षेत्र विशेष पिछड़ा रहता है, तो उन दोनों का जो असमान आर्थिक विकास है वो इसका एक प्रमुख कारण है। जैसे आंध्र प्रदेश है, उसमें 1990 के बाद में तेलंगाना क्षेत्र का विकास जो है नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश के अन्य हिस्सों का विकास हुआ, तो तेलंगाना नामक पृथक राज्य की मांग की ताकि तेलंगाना क्षेत्र का विकास किया जा सके, और ये मांग 2014 में पूरी भी कर दी गई। जून 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बना दिया गया। कई बार क्या होता है, सांस्कृतिक पहचान खोने का डर भी होता है। जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर क्या हुआ कि बांग्लादेशी जो लोग आ गए या बंगाली लोगों ने वहाँ आ गए, तो उन लोगों के अंदर ये हुआ कि वो अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देंगे, क्योंकि बाहरी लोग हैं, उनका बाहुल्य बढ़ रहा है, तो उनको उनसे खतरा उत्पन्न हुआ। जैसे बोडोलैंड की मांग की गई कि जो असमी भाषा का वाला जो इलाका है, जो बोडो बोलते हैं, उनके लिए एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाया जाए। राजनीतिक प्रभुत्व जो होता है वो भी क्षेत्रवादी आंदोलन का कारण है। जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे जब संविधान लागू हुआ तो ये प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों में हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। तो इसका विरोध दक्षिण भारत में हुआ कि हिंदी हम पर लादने का प्रयत्न किया जा रहा है। दक्षिण भारत के लोगों को ये लगा कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, तो उन्होंने उसे एक आंदोलन का रूप दे दिया। खासकर ये जो आंध्र प्रदेश का जो इलाका था, मद्रास जो प्रांत था, उस मद्रास प्रांत के अंदर बड़े पैमाने पर जो है दंगे हुए हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में। राजनेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं, वो सत्ता प्राप्ति के लिए भी करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्वांचल की मांग है, हरित प्रदेश बनाने की मांग है, वो क्षेत्र विशेष के लोगों को ये लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे हैं, तो वो अगर उस क्षेत्र विशेष के लोगों का अलग अलग, जिसके अंदर जातिगत बाहुल्य है, अगर उसे एक अलग राज्य बना दिया जाए तो उनके यहाँ पे उनका वो मुख्यमंत्री बनने के उनके सपने पूरे हो जाएंगे। तो इसकी भी एक जो है कारण होता है कि राजनेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रवादी आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था, और वो द्रविड़ मुनेत्र कशगम, जिसको डीएमके बोलते हैं, उसके द्वारा हिंदी भाषा के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। ये हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण ही जो एम करुणानिधि के नेतृत्व में चलाया गया, डीएमके को 1967 में सत्ता भी प्राप्त हुई। देश की आज़ादी के पश्चात पंजाब प्रांत में भी पंजाबी भाषी लोगों के लिए जो है एक अलग राज्य की मांग की गई कि एक पृथक राज्य बनाया जाए, और 1966 में पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया गया। इसी प्रकार बिहार के अंदर जो है झारखंड राज्य के निर्माण की मांग की गई। पहले ये जो डिमांड थी झारखंड में, ये दीकुओं के विरुद्ध थी, बाहरी लोगों के विरुद्ध थी। बाद में ये सोचा गया कि जनजाति जो क्षेत्र विशेष है, जिनका जनजाति क्षेत्रों का विकास कम हुआ है, जैसे बात करें तो संथाल है, ओरो है, मुंडा है, हो, बिरहोर, गोंड जैसे जनजातीय जो इलाके हैं, उन इलाकों को बनाकर एक पृथक झारखंड राज्य बनाया जाए, और झारखंड राज्य बनाया भी गया। एक वजह ये थी कि झारखंड जो है पूरे देश का भौगोलिक दृष्टि से 2.5% है, लेकिन इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। झारखंड जो है पूरे देश का 25% खनिज अकेले झारखंड से आता है। तो ये सोचा गया कि राज्य हमारे रिसोर्सेज पर हमारा ही कब्जा होना चाहिए। यह अवधारणा इसके पीछे रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो गोरखालैंड का आंदोलन चला 80 के दशक में शुरू हुआ, उसके अंदर ये जो दार्जिलिंग है, कलीपोंग है, कुर्सियांग है, ये जो इलाके हैं, इनको मिला के मांग की गई कि वहाँ पर दरअसल नेपाली मूल के गोरखा जो लोग हैं वो रहते हैं, तो गोरखाओं के लिए गोरखालैंड होना चाहिए, ये मांग की गई। ये सुभाष घिसिंग के क्षेत्र में ये आंदोलन चलाया गया। बाद में क्या हुआ कि गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से जो आंदोलन चला, 1988 के अंदर एक समझौता हुआ, और उस समझौते के द्वारा गोरखा पर्वतीय परिषद की स्थापना हुई, गोरखा प्रगति विकास परिषद की स्थापना हुई, और ये आंदोलन समाप्त हो गया। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहाँ पे जो क्षेत्रवादी आंदोलन था वो अलगाववादी आंदोलन में बदल गया, पृथकतावादी आंदोलन में बदल गया। जैसे असम है, असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना हुई, आसू संगठन की स्थापना हुई। इसकी मांग ये थी कि असम में जो गैर असमी लोग बसे हुए हैं उन सबको बाहर किया जाए, और खासकर जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं और बंगाल से आए हुए लोग हैं,
यह आंदोलन जो असम में प्रफुल्ल कुमार महंत ने चलाया था। बाद में प्रफुल्ल कुमार महंत ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की बजाय असम गण परिषद की स्थापना की और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही असम गण परिषद 1985 में सत्ता में आई। समझौता हुआ कि असम से घुसपैठियों को निकाला जाएगा, लेकिन वह कारगर नहीं हुआ। असम के जो पहाड़ी जिले हैं उसमें मिजो क्षेत्र के लोगों ने मांग की कि हमें हमारे लिए एक पृथक राज्य बनना चाहिए और पाकिस्तान के इशारे पर यह मांग उठी थी। उन्होंने कहा कि मिजो क्षेत्र का भारत में विलय ही नहीं हुआ है। लाल गेंडा ने आंदोलन चलाया, मिजो का अलग राष्ट्र होना चाहिए। पाकिस्तान भग गया। बाद में भारत सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वह वापस लौटा। लाल गेंडा और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ। लाल गेंडा का जो संगठन था मिजो नेशनल फ्रंट, उसका और भारत सरकार का 1986 में समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा देने पर सहमति बनी। मिजोरम को भारत राष्ट्र के अंदर एक प्रांत का दर्जा मिल गया। लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। मिजोरम नेशनल फ्रंट को सत्ता प्राप्त हुई। तो वहाँ क्षेत्रवाद समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है अलगाववादी ताकतें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा संगठन हम कह सकते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अलगाववादी संगठन है। इस समय अनेक समकालीन क्षेत्रवादी आंदोलन चले। तेलंगाना का आंदोलन चला। 2014 में तेलंगाना को एक पृथक राज्य बना दिया गया। इसके अलावा बुंदेलखंड की मांग भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल की मांग हो रही है, हरित प्रदेश की मांग हो रही है। तो क्षेत्रवाद की ये जो मांगे हैं, इनके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं, सांस्कृतिक, भाषाई और नरजातीय आधार भी होते हैं, आर्थिक विकास का मुद्दा भी होता है। क्षेत्रवाद के बाद में अपन बात करते हैं संप्रदायवाद की, कम्युनलिज्म की। दरअसल भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन जो था, जो ब्रिटिश ताकतों को भारत से भगाने के लिए था, वो हिंदू कट्टरपंथी, मुस्लिम कट्टरपंथी और पंथ निरपेक्षतावादी विचारधाराओं के मध्य भी एक संघर्ष था। सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो धार्मिक और सामाजिक कम है, ये राजनीतिक समस्या ज़्यादा है। जब धर्म का प्रयोग सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाता है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो वो सांप्रदायिकता की समस्या बन जाती है। जब एक धार्मिक संप्रदाय के जो लोग हैं अपने धार्मिक सामाजिक हितों को एक समान मानने लगते हैं और दूसरे धार्मिक समूह हैं उनकी बजाय अपने हितों को अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं, अपने लौकिक हितों को अलग मानते हुए अलग प्राथमिकता देते हैं, तो सांप्रदायिकता का चरम विकास हो जाता है। सांप्रदायिकता की समस्या में क्या करता है कि व्यक्ति खुद को अपने राष्ट्र का नागरिक बाद में समझता है, पहले खुद को उस धर्म विशेष का सदस्य समझने लग जाता है। वो ये मानने लग जाता है कि मैं हिंदू पहले हूँ, भारतीय बाद में हूँ, या मैं मुस्लिम पहले हूँ, मैं भारतीय बाद में हूँ, या मैं सिख पहले हूँ, भारतीय बाद में हूँ। यानी अपने धर्म की पहचान को अधिक महत्व दिया जाता है, राष्ट्र की नागरिकता को कम महत्व दिया जाता है, तो सांप्रदायिकता की समस्या में बदल जाता है। सांप्रदायिकता की समस्या का कारण ये नहीं है कि किसी देश विशेष में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है वो सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है त्याग, अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता सिखाता है। दरअसल सांप्रदायिकता की जो अवधारणा है वो लोकतंत्र विरोधी है, ये मानव की गरिमा और मूल्यों के खिलाफ है, ये पंथ निरपेक्षता की विचारधारा के विरुद्ध है। सांप्रदायिकता का आशय ये नहीं है कि सांप्रदायिकता की समस्या हमेशा सांप्रदायिक हिंसा में बदलती है। दरअसल कई बार क्या होती है कि सांप्रदायिकता की समस्या सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है, लेकिन जरूरी नहीं कि कहीं पर सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो रही तो वहाँ सांप्रदायिकता नहीं है। जहाँ आज उस असंतोष विद्यमान है, लोग खुद के धार्मिक समुदाय के हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं, देश के हितों की बजाय, देश की एकता अखंडता की बजाय खुद के धर्म को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, तो वो समस्या सांप्रदायिकता की समस्या के रूप में मौजूद रहती है। सांप्रदायिकता की समस्या एक आधुनिक अवधारणा है, क्योंकि प्राचीन समाज में जो संघर्ष था वो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल था। लोग आजीविका के लिए प्रयासरत थे, धार्मिक मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं थे। मध्यकाल में राज्य के प्रति निष्ठा एक मुद्दा था, लेकिन आधुनिक काल में जब धर्म राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अधिकार हो गया तो सांप्रदायिकता की समस्या बढ़ गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यदि हम सांप्रदायिकता के विकास की बात करें तो इसके पीछे जो ब्रिटिश साम्राज्य की बांटो और राज करो की नीति थी वो एक महत्वपूर्ण कारण था। 1857 में जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को दोषी माना था और अंग्रेजों के प्रति कठोर, सख्त और भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। बाद में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब मुस्लिमों को अपने पक्ष में किया जाए। उस समय जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल जो था,
उस स्कूल के द्वारा ये विचार प्रचारित किया गया कि अंग्रेज जो है मुसलमानों के हितैषी हैं, और ये कांग्रेस जो संस्था है दरअसल ये हिंदुओं की संस्था, एक ब्राह्मणवादी संस्था है। उनके द्वारा ये प्रचार किया गया। बाद में जब पश्चिम बंगाल का विभाजन हो गया, कांग्रेस के द्वारा पश्चिम बंगाल विभाजन का विरोध किया जाने लगा, तो उस समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण से हुई। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का समर्थन करना शुरू कर दिया, और भारत के जो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते थे, उनको प्रतिसंतुलित करने के लिए मुसलमानों में ये बात प्रचारित की गई कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की संस्था है, कांग्रेस केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, और मुस्लिमों के हितों की उसे कोई परवाह नहीं है। 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, उसमें इस सांप्रदायिकता को लीगलाइज कर दिया गया, वैधानिक रूप दे दिया गया, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए गए, जिसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट पर मुस्लिम ही चुनाव लड़ता, और वोट भी केवल कौन डालते? मुस्लिम डालते। तो सांप्रदायिकता के जो बीज थे वो 1909 के भारत शासन अधिनियम में निहित थे वैधानिक रूप से। दूसरा जो भारत में सांप्रदायिकता की समस्या के पीछे कारण था, भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, वो दरअसल आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रभावित थे, और धार्मिक जो प्रतीक थे उनका उपयोग जो है राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए किया। तो इसलिए मुस्लिमों में ये भावना का संचार हुआ कि ये तो हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जैसे शिवाजी उत्सव मनाना, गणेश उत्सव मनाना। तो इन धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने से मुस्लिमों में एक नकारात्मक संदेश गया। तीसरा जो कारण था, कांग्रेस को भी उत्तरदायी माना जाता है कि कांग्रेस ने उस समय सांप्रदायिकता की समस्या को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, इसका समाधान करने का प्रयत्न नहीं किया। 1916 का जो लखनऊ समझौता है, उसमें भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया। ये गलती की, मुस्लिम लीग को मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में नहीं स्वीकारा जाना चाहिए था। 1920 का जो खिलाफत आंदोलन हुआ, वो हिंदू मुस्लिम एकता उसमें दिखाई दी, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिकी। 1920 के दशक में आर्य समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया कि जो लोग उस समय मुगल काल के अंदर हिंदू से मुस्लिम हो गए थे, वो वापस हिंदू धर्म में लौट आए। इसके अलावा मुस्लिम लीग का जो तंजीम और तबलीगी आंदोलन था, उसके द्वारा भी भारत में सांप्रदायिक हिंसा की समस्या बढ़ी। भारत में सांप्रदायिकता के विकास में हिंदू महासभा का योगदान भी कम नहीं है। दरअसल हिंदू महासभा ने स्वयं को हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थापित किया और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। इससे मुस्लिमों के अंदर जो है असुरक्षा का भाव विकसित हुआ, जिसके कारण सांप्रदायिकता बढ़ी। सांप्रदायिकता का विकास 1937 के अंदर जो चुनाव हुए, 1937 के अंदर चुनाव में कांग्रेस को अपार सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस को मुस्लिम लीग को वांछित सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग के समझ में आ गया कि चुनावों के माध्यम से भारत के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिल सकता, तो उन्होंने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मुस्लिमों के लिए करनी शुरू कर दी। उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया कि हिंदुओं का एक अलग राष्ट्र और मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, और इसी के फलस्वरूप 1947 में भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और राज्य और सांप्रदायिकता। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया। भारत को ये सोचा गया कि हम भारत को एक धर्म विशेष का राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। बाकायदा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना में जगह दी गई कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। ये पंथ निरपेक्षता का विचार हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में कि राज्य रोजगार में अवसर की समानता बनाए रखेगा और धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 29 में है ये प्रावधान, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा और राज्य उन्हें जो है सहायता देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 में है, जिसके अनुसार सभी लोगों को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मैंने आपको बताया कि भारत विभाजन के पीछे सांप्रदायिकता की समस्या जिम्मेदार थी, लेकिन हमने पंथ निरपेक्षता का मार्ग अपनाया। 1980 के 60 के दशक से भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। इन सांप्रदायिक दंगों का जो कारण था, धार्मिक कम और राजनीतिक ज़्यादा था, आर्थिक और व्यावसायिक हित ज़्यादा था। देश में धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बने, जैसे अकाली दल था, वो खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानने लगा।
जनसंघ था वो स्वयं को हिंदुओं का प्रतिनिधि मानता था। तो ये अलग अलग जो दल थे ये स्वयं को धार्मिक प्रतिनिधि के रूप में पेश करने लगे। राजनीतिक दलों ने धर्म का प्रयोग जो है वोट मांगने के लिए किया, चुनाव जीतने के लिए किया। दूसरी ओर कुछ कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल भी थे, कुछ अन्य दल भी थे जिन्होंने पंथ निरपेक्षता की धारणा पर बल दिया। कई जगह ऐसा भी हुआ कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने का प्रयास किया गया, अल्पसंख्यकों को खुश करने का प्रयास किया गया। 1984 में जैसे दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसके पीछे भी राजनीतिक उद्देश्य अधिक थे, क्योंकि हिंदुओं और सिखों के बीच की खाई को बढ़ाने का, हिंदुओं को एकताबद्ध करने का प्रयत्न उसके माध्यम से किया गया और सिखों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया गया। 1990 के दशक में भी राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद थी उस बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। तो ये जो सांप्रदायिकता की समस्या है भारत में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 2002 में गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड भारत के 21वीं सदी के अंदर जो है एक बड़ी समस्या सांप्रदायिकता की गोधरा कांड के रूप में सामने आई। अनेकों लोग मारे गए, कईयों के घर जला दिए गए। तो ये सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या बन चुकी है। मानवाधिकारों का न केवल अतिक्रमण होता है, देश की एकता अखंडता भी इससे प्रभावित होती है। जान माल का नुकसान होता है, आपसी वमनस्य और धर्मों के मध्य बढ़ता है, अविश्वास की खाई गहरा जाती है। उड़ीसा के कंधमाल में भी सांप्रदायिक दंगे हुए जो हिंदुओं और ईसाइयों के बीच थे। दंगों के पीछे कई बार धर्म परिवर्तन भी एक कारण होता है। धर्म विशेष के लोग जो हैं वो दूसरे गरीब लोगों का जो है धर्म परिवर्तन कराने का प्रसार करते हैं। तो कई बार जो दूसरे धर्म के लोगों में आरोप लगाते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। 2013 में उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर था उसमें सांप्रदायिक दंगे हुए, वो गाँवों तक फैल गए। तो परंपरागत रूप से भारत में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो शहरों में होते रहे, लेकिन अब गाँव में भी होने लगे। और ये सांप्रदायिकता की समस्या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका जो असाइनमेंट है कि आप क्षेत्रवाद व सांप्रदायिकता के कारण और परिणाम स्पष्ट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, इसको से याद करेंगे। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।